नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और पार्टी के बड़बोले नेताओं को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने एक बड़ी हिदायत दे डाली है। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि किसी भी महत्वपूर्ण या नीतिगत मामलों पर अब सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही बोलेंगे। सभी नीतिगत फैसले तेजस्वी यादव ही लेंगे। लालू यादव ने सभी कार्यकर्ताओं से संगठित रहने और संभल कर बोलने की अपील की है। आप सभी साथियों को एक कारण तेजस्वी ने संगठित रहिए, एकता बन रही और एकता में ही ताकत है। हमें इधर उधर नहीं भागना चाहिए और कुछ भी बोलने के पहले ये संभाल करके बोलना चाहिए कि सब तेजस्वी बोलेंगे, कोई भी मामले में हर आदमी नहीं बोलेगा। इससे मुझसे क्या निकल जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ये मीटिंग करके हम लोगों ने तय किया, तिवारी जी यही है कि जो भी नीतिगत मामले में जो भी समस्या है उसका फैसला प्रेस को, मीडिया को तेजस्वी नहीं देंगे। और क्या लालू की पार्टी आरजेडी के महासचिव श्याम रजक ने लालू के बेटे और मंत्री तेज प्रताप को गाली दी। दिल्ली में आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के ठीक पहले दिन का समापन इसी आरोप के साथ हुआ है। तेज प्रताप ये कह रहे हैं कि श्याम रजक ने उन्हें गाली दी है, तो श्याम रजक कह रहे हैं कि तेज प्रताप कुछ भी कह सकते हैं लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकता। श्याम रजक ने हमें गंदी गंदी गालियां दी। क्या श्याम रजक ने तेज प्रताप यादव को गाली दी? आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ बवाल। हमारे पीए को हमारी बहन को गाली देने का कौन श्याम रजक ने। खत्म होने से पहले ही बैठक छोड़कर निकले तेज प्रताप। गाली दिया, कोई गाली सुनने के लिए यहाँ बैठेगा क्या? किसने गाली दिया? श्याम रजक ने मुझे गाली दिया। दिल्ली में आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इसी बैठक के बाद तेज प्रताप ने मंच पर अपने से पहले वाली कुर्सी पर बैठे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक को लेकर ये संगीन आरोप लगा दिया। तेज प्रताप के मुताबिक उनके पीए ने श्याम रजक को फोन कर बैठक से जुड़े कार्यक्रम की जानकारी मांगी थी, जिस पर उन्होंने फोन पर पीए के साथ ही उन्हें भी गालियां दी। श्याम रजक ने हमें गंदी गंदी गालियां दी। जब हमने कल कार्यक्रम के बारे में यहाँ पूछा, हमने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए को हमारी बहन को गाली देने का कौन श्याम रजक ने। ऑडियो भी है जो कि हम अपने पेज से डालेंगे और पूरी बिहार की जनता को सुनाएंगे। सबूत के तौर पर थोड़ी ही देर में तेज प्रताप ने श्याम रजक और अपने पीए की बातचीत का वो ऑडियो क्लिप भी जारी कर दिया। 1 मिनट 53 सेकंड के उस ऑडियो क्लिप में 3 जगह श्याम रजक अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुनाई दे रहे हैं। पहले 18 सेकंड का वो हिस्सा सुनिए जिसमें श्याम रजक तेज प्रताप की जगह उनके पीए के फोन करने से आहत लग रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 2 जगह अपशब्दों का इस्तेमाल किया। हमने वो हिस्सा बीप कर दिया है। मंत्री हो गए तो मंत्री का पीए फोन कर रहे हैं, व्यवस्था है क्या है? तो हम लोग भी मंत्री थे, कभी पीए हमारा नहीं किसी नेता को क्या बात कहा जाए यार। हम लोग भी डायरेक्ट बात करते थे सबसे, बड़ी दिक्कत है। वहीं ऑडियो क्लिप के आखिरी के एक हिस्से में श्याम रजक मनोज झा की बात करते हुए एक जगह अपशब्द का इस्तेमाल करते सुनाई दे रहे हैं। हम तो कहे थे कि मनोज झा को इसको गाड़ी दे दीजिए, आदमी अपना दिल्ली का ढोकर करके ला देगा, और सब लोग उसको कटवा दिया, सुनने की सब लोग। अब अभी मनोज झा कह रहे हैं कि बॉस बोले कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि श्याम रजक ने जिस अंदाज में उन शब्दों का इस्तेमाल किया वैसा कुछ लोग आम बोलचाल में भी करते हैं। वहीं तेज प्रताप के आरोपों पर जब श्याम रजक से सवाल पूछा गया तो जवाब देने की जगह वो तुलसीदास का दोहा पढ़ते हुए खुद को दलित, पीड़ित और एक भतीजे की मौत से परेशान बताने लगे। एक ही लाइन में मैं सारी बातों को पटाक्षेप करता हूँ। समर्थ के कोई दोष न होत गोसाई। जो सामर्थ्यवान होते हैं
उसको कोई दोष नहीं दिया जा सकता है। सामर्थ्यवान है, जो कहेंगे सामर्थ्य है। हम तो एक दलित हैं, हमारा भतीजा 3 दिन पहले डेथ कर गया, मैं बहुत दुख में हूँ। इस बयान के कुछ देर बाद श्याम रजक की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि वो बेहोश हो गए, जिन्हें इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हमारा खाली कहना यह है कि अभी बिहार में 2 विकेट गिरे थे ना, एक कानून मंत्री का गिरा, कृषि मंत्री का गिरा, अभी देखिए कितने विकेट गिरते हैं। जब आप समझौता सिद्धांत विहीन करते हैं तो सब तो होता ही है ना। सवाल है कि क्या श्याम रजक तेज प्रताप के आरोपों से डर गए और उस डर की वजह से ही उनकी तबीयत बिगड़ी। सवाल ये भी है कि अब आगे श्याम रजक का क्या होगा। अमितेश सिंह, न्यूज़ 18, दिल्ली। और तेज प्रताप की बात हो और जगदानंद सिंह का नाम ना आए, ये कैसे संभव है। दिल्ली में हुई आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद तेज प्रताप यादव की तो चर्चा हुई ही, और इस बात की ज्यादा चर्चा है कि जगदानंद सिंह आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे। क्या वो पार्टी छोड़ देंगे? जगदानंद सिंह दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में देश भर के आरजेडी नेताओं का जुटान हुआ। बैठक में 5 प्रस्ताव पेश किए गए। सामाजिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव, सांगठनिक प्रस्ताव और विदेश नीति पर प्रस्ताव पारित हुआ। राजनीतिक प्रस्ताव के तहत कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। मिशन 2024 पर, 2024 को लेकर विपक्षी एकजुटता पर, 2024 के लिए विपक्षी एकजुटता बनाए रखने पर, जातीय जनगणना पर और न्यायपालिका में आरक्षण पर भी। महत्वपूर्ण प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव जिसका बहुत महत्व है आज के दिन में, जब देश को एक अंधे कुएं में ले जाया जा रहा है, ले जाया जा चुका है। विदेश नीति जहां ढुलमुल रवैया है, और आर्थिक प्रस्ताव जहां सरकार के पास न कोई सोच है, न समझ है, न कोई ब्लूप्रिंट। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भले ही 5 बड़े प्रस्ताव पारित हुए हों, लेकिन आरजेडी के इस अधिवेशन का पहला दिन 2 बातों को लेकर चर्चा में रहा। पहला ये कि लालू प्रसाद के बड़े बेटे और वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव पार्टी के महासचिव श्याम रजक पर गाली देने का आरोप लगाते हुए बैठक से निकल गए। दूसरा ये कि आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बैठक से नदारद रहे, जिसकी वजह से पार्टी नेताओं को सफाई देते नहीं बन रहा। जगता बाबू फिजिकली यहाँ आए या ना आए, अभिभावक हैं। हमारे तमाम साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अन्योन्याश्रय संबंध है। उनकी आज की गैर मौजूदगी उनकी हमेशा की मौजूदगी पर सवाल नहीं खड़ी कर सकती, ये स्पष्ट मानिए। आरजेडी के 2 दिवसीय अधिवेशन का पहला दिन तो विवादों को लेकर ही चर्चित रहा। दूसरे दिन क्या होता है, इस पर सभी की नजर है। नजर इस बात पर भी रहेगी कि क्या अधिवेशन के दूसरे दिन जगदानंद सिंह पहुंचेंगे, क्या जगदानंद सिंह आरजेडी में रहेंगे या पार्टी छोड़ देंगे, और तेज प्रताप के नए विवाद के बाद अब श्याम रजक का क्या होगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और देखिए, इस बीच सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दी, जगदानंद सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी लगातार ये चर्चा की जा रही थी कि जगदानंद सिंह जल्द ही अपना इस्तीफा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सौंप देंगे, और पार्टी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार के सियासी गलियारों से सुबह की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जगदानंद सिंह ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ आपके सूत्र जानकारी दे रहे हैं? देखिए, जो आरजेडी सूत्र हैं हमारे, उनके मुताबिक जगदानंद सिंह ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और बाकायदा इस्तीफे के रूप में पत्र भी लालू प्रसाद यादव को भेज दिया है। और अब इस पे फैसला जो है वो लालू प्रसाद यादव को लेना है, चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो दिल्ली में चल रही है। तो ऐसे में जैसे ही आज लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे नाम का ऐलान होगा, उसके बाद लालू प्रसाद यादव जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अगला निर्णय जो है वो सबसे पहला निर्णय वो यही लेंगे कि जगदानंद सिंह को उनका इस्तीफा जो की पेशकश की गई है उसे वो मंजूर करेंगे। साथ ही साथ नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी करेंगे, और ये नाम जो है वो अब्दुल बारिक सिर्की के तौर पे, उदय नारायण चौधरी के तौर पे, या फिर हो सके तो
श्याम रजक के तौर पे नाम सामने आ सकता है। हालांकि सबसे आगे नाम जो है वो अब्दुल वारिस सिद्दीकी का है, जो आरजेडी के जो सोर्सेज हैं उनसे जो जानकारी मिली है कि जगदानंद सिंह के इस्तीफे की जो पेशकश हुई उसके बाद ही तेजस्वी यादव ने जो है वो अब्दुल वारिस सिद्दीकी से बात कर ली, उनसे मनाया। हालांकि अब्दुल वारिस सिद्दीकी नहीं चाहते थे कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने पहले जो है प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने से आनाकानी की, लेकिन पार्टी की जो जिस तरह से अभी गतिविधि है, जिस तरह से हालात अभी हैं और संकट के दौर से कह सकते हैं तो आरजेडी अभी चल रही है। क्योंकि कल जिस तरह की घटनाक्रम तेज प्रताप यादव ने किया श्याम रजक को लेकर के, श्याम रजक की तबीयत भी खराब हो गई, तो जाहिर सी बात है कि अब और पार्टी की किरकिरी न हो, इसलिए बेहतर हाथ में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे प्रदेश का कमान जो है वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव देना चाहते हैं। तो इस कारण से मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, सभी को साथ लेकर के चलने में विश्वास रखते हैं और अनुभव भी है अब्दुल वारिस सिद्दीकी का, तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उन्हें मनाया गया है और अब वो राजी हो चुके हैं। तो ऐसे में हो सके तो अब्दुल वारिस सिद्दीकी ही अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। अगर इसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं, अगर वो किसी तरह से आनाकानी करेंगे, तब लालू प्रसाद यादव जो है उदयनारायण चौधरी या श्याम रजक के तौर पे उनके नाम को आगे कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जगदानंद सिंह जो है वो लगातार नाराज चल रहे थे और ये नाराजगी तब सामने आई जब सुधाकर सिंह का इस्तीफा जो है वो तेजस्वी यादव ने मांगा, सरकार ने मांगा और उसके बाद जो है सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद भी सरकार पे लगातार निशाना साधते रहे, सरकार की कार्यशैली पे सवाल उठाते रहे, अधिकारियों को वो आड़े हाथ लेते रहे। तो इसके बाद जगदानंद सिंह जो है वो अपने बेटे के फेवर में, ये पहला मौका रहा है जब जगदानंद सिंह जो है वो अपनी जो सिद्धांत होती है उससे इतर जाकर के अपने पुत्र मोह के जाल में वो फंसे और अपने बेटे के जो बयान थे उसका समर्थन उन्होंने किया, उनके इस्तीफे का उन्होंने समर्थन किया और ये भी कहा कि लड़ाई लंबी लड़नी होती है तो परित्याग करना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है और वो त्याग समय आने पे दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जगदानंद सिंह को लगता है कि अब वो समय आ चुका है और इसी कारण से उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की और अब वो इस्तीफा जो है वो मंजूर होने की कगार पे है। क्योंकि जो नियमावली कहता है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे नॉमिनेशन लालू प्रसाद यादव ने किया तो संवैधानिक तौर पे पार्टी का जो है वो कोई फैसला नहीं ले सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, लेकिन आज जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे उनका नाम की घोषणा होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो 12वीं बार पदभार ग्रहण करेंगे तो उसके बाद वो फैसला लेंगे और वो फैसला सबसे पहला फैसला जो होगा वो जगदानंद सिंह के इस्तीफे से जुड़ा हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब अगली खबर आपको गोपालगंज से बताते हैं। विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पूर्व सांसद साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी चुनाव लड़ेंगी। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर ये चुनाव लड़ेंगी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ये मामी है। इंदिरा देवी की अगर हम बात कर लें तो वो तेजस्वी यादव की रिश्ते में मामी लगती है। गोपालगंज के अरार गांव में इंदिरा देवी का मायका है और अब तक गोपालगंज से साधु यादव ये चुनाव लड़ते रहे हैं। गोपालगंज के सांसद भी साधु यादव रह चुके हैं। तो बिहार में उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज की जा चुकी है और 2 सीटों पर कौन कौन चुनाव लड़ेंगे, अलग अलग सीटों पर अलग अलग पार्टी से अगर इनकी बात कर लें तो ये बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की रिश्ते में ये मामी लगती हैं। इंदिरा देवी इनका नाम बताया जा रहा है। साधु यादव की ये पत्नी है। मोकामा से सोनम देवी और गोपालगंज से कुसुम देवी, ये दोनों देवियां 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की उम्मीदवार घोषित की गई हैं। गोपालगंज से कुसुम देवी के नाम का ऐलान पहले से तय माना जा रहा था, जो पूर्व सहकारिता मंत्री और गोपालगंज से 4 बार विधायक रहे सुभाष सिंह की पत्नी हैं। उन्हीं के निधन से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। चर्चा है कि यहाँ से आरजेडी वैश्य समाज से आने वाले नेता मोहन प्रसाद गुप्ता को टिकट दे सकती है। वहीं मोकामा सीट से बीजेपी ने जिस सोनम देवी को उम्मीदवार बनाया है वो अनंत सिंह के खिलाफ 3 बार चुनाव लड़ चुके जेडीयू नेता रहे ललन सिंह की पत्नी है। चूँकि यहाँ अनंत सिंह की विधायकी रद्द होने के चलते ही उपचुनाव हो रहा है और आरजेडी की तरफ से अनंत की पत्नी नीलम देवी को उतारने की चर्चा है। इसलिए ललन सिंह ने पहले जेडीयू से इस्तीफा दिया और फिर बीजेपी ने उनकी पत्नी को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। जाहिर है दोनों सीट पर मुकाबला रोमांचक होने वाला है, जिसके लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 6 नवंबर को रिजल्ट आएगा। गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए इसी बीच आरजेडी से संबंधित बड़ी जानकारी आपको दे दी। जगदानंद सिंह
के व्यवहार से लालू प्रसाद यादव खफा हैं और आज ही लालू प्रसाद यादव उनके इस्तीफे की मंजूरी कर सकते हैं। आपको बता दें कि सबसे आगे नाम अब्दुल बारी सिद्दीकी का है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ही अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाल सकते हैं। श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी भी इस रेस में हैं और कल नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जा सकती है। इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि लगातार पिछले कई दिनों से घटनाक्रम को देखा जाए तो जगदानंद सिंह अपनी नाराजगी जगह जगह पर जाहिर करते हुए नजर आए और ऐसे में आज वो अपने इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। इस बात की जानकारी पार्टी सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंच रही है और 3 अलग अलग नाम जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर इस वक्त रेस में हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात कर लें, उदय नारायण चौधरी की बात कर लें या श्याम रजक की बात कर लें, ये तीनों ही नाम इस वक्त रेस में हैं, लेकिन सबसे ऊपर और पहला नाम अब्दुल बारी सिद्दीकी का है। लगातार तेजस्वी यादव भी ये चर्चा करते रहे हैं, उन्हें इस बात की स्पष्टता दी गई कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ही प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अब पार्टी की कमान संभालेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज ही लालू प्रसाद यादव जगदानंद सिंह का इस्तीफा मंजूर कर सकते हैं और इस्तीफे की पेशकश जगदानंद सिंह की तरफ से की जा चुकी है। और मोकामा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से सोनम देवी को उम्मीदवार बनाए जाने के ऐलान के बाद बाढ़ में उनके घर पर जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और साथ ही एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खुशी का इजहार भी किया है। सोनम देवी 14 अक्टूबर को नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। और देखिए, भागलपुर के एक युवक की दुबई में मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों के अनुसार अभय कार ड्राइवर का काम करता था और प्रशासन से शव लाने की गुहार लगाई जा रही है। तो वही मांग सर कि किसी तरह हम लोग का बच्चा मिल जाए, उसका ड्रेस पत्ती हम लोग अपना उसको देख ले, अंतिम दर्शन कर ले कम से कम हम लोग। उनका लोकेशन, उनका फ्रेंड उनका लोकेशन शेयर किए तो उस लोकेशन का आया यही। और हमसे रात में डीएम साहब को हम लोग ट्वीट किए तो वो संपर्क किए, वो आश्वासन दिए कि अच्छा ठीक है हम बात करते हैं एम्बेसी से, उसके बाद फिर जैसा। और देखिए, बेगूसराय की सिमरिया गंगा धाम में 1 माह तक चलने वाले कल्पवास मेले को भले ही राजकीय मेले का दर्जा मिल गया, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से यहां कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। मेले का आलम यह है कि हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है। यहां पहुंचे श्रद्धालुओं की क्या है परेशानी, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी संतोष कुमार ने। यहाँ कल्पवासी हैं, जो भी कल्पवासी हैं जो दूर दूर से आए हैं, ये मैं आपको बता दूं ये सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि नेपाल तक के जो हैं कल्पवासी यहाँ आते हैं, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, लोग शिकायत भी कर रहे हैं। क्या लगता है यहाँ आए हैं, क्या व्यवस्था जिला प्रशासन? कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। पानी को नहीं, शौचालय को कुछ कर नहीं है, सबके बुझा अकाल पड़ रहा है। एक बुझा देना जो गंगा सागर में हम लोग आ रहे हैं। आप लोग अगर चौथा स्तंभ अगर यहाँ न रहे तो हम लोगों को फिर पुनः डिबिया के और लालटेन के युग में चले आएंगे। यह स्थिति है हम लोगों का। यह है कि अभी तक पानी के लिए तरस रहे हैं। अभी सामने में अभी पानी चापाकल कर रहा है, कहाँ कहाँ से पानी हम लोगों को लाना पड़ रहा है। लैट्रिन नहीं है, महिला सब हम लोगों को जान पर पड़ी हुई है। अभी लाश के लिए हमको कलेक्टर और एसपी दोनों आदमी बैठे हुए थे और दोनों आदमी आश्वासन दिए कि आज के बाद ये सो करके लाश नहीं जाएगा। अभी तक लाश का जो है कोई समुचित व्यवस्था नहीं हुआ। सरकार को तो मासिक आने से पहले नहीं कुछ सुविधा देना चाहिए, कुछ सुविधा नहीं यहाँ के सरकार देता है। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार सब में जाइए, जाने से पहले ही जो है सो सब कुछ है। इसमें कल से आए हैं 1500-2000 के रोज का भंडारा होता है, पानी नहीं है। पानी हवा एक ठो ये सरकारी के तरफ से है, पुल वाला का, वहाँ से पानी ले आकर के सब पीता है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन के द्वारा दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत अभी हम आपको दिखा चुके हैं, लोगों से बात कर चुके हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है, लोगों का सीधा आरोप है कि यहाँ सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ तक कि मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं जैसे पानी की व्यवस्था या शौचालय की व्यवस्था, वो भी सरकार के द्वारा नहीं किए गए हैं, जो कहीं न कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आग लगाकर लोगों